औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस रशीदा जान जो पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा ब्रांच में आपको उर्दू पढ़ाती है। बच्चे, आज जुमाते दहम का जून का एसवीटी है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल और मई में आपके एसवीटी नहीं थे, जून में ही आपका पहला एसवीटी था। और आपको ये भी पता है कि इसके अपने मार्क्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए इसका करना लाजमी है। बच्चे, आप इसको आंसर शीट पे कर लें, एक फ़ाइल बनाएं और उसमें तमाम सब्जेक्ट के एसवीटी रख कर स्कूल भिजवा दें। जब मुकम्मल कर लें तो तब। आज जुमाते दहम का लेक्चर नंबर 3 है। सवाल नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में था, सवाल नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में था। आज सवाल नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है जून के एसवीटी का, यानी आपका जून का एसवीटी उर्दू का ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? असनाफ़ नसर, मजमून, असनाफ़ नसर में मजमून, मज़ानिगारी, अफसाना और लोक कहानी। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि नसर कहते किसको हैं। नसर किसे कहते हैं? अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बखेरना या छिड़कना। नसर में नज़म की तरह अल्फाज मुख्तसर नहीं होते बल्कि मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। नसर की तहरीर में तफसील होती है, यानी अल्फाज से जुमले और जुमलों से इबारत पैराग्राफ की सूरत में। नसर में क्या होती है? तफसील होती है, अल्फाज से जुमले और जुमलों से फिर इबारत। अब हम आते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल है। असनाफ़ नसर में मजमून के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि मजमून कहते किसको हैं। हालांकि ये आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में करवा चुकी हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मजमून का मतलब, उसके हिस्से मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको बुक में ही बताऊँगी कि ये बुक में कहाँ पर है। बुक में देखें पेज नंबर 26। सबक कौन सा है? अल्लामा इकबाल का तसव्वुरे वतनियत। अल्लामा इकबाल का तसव्वुरे वतनियत की ये एक्सरसाइज है। देखें मजमून किसे कहते हैं। मजमून के लुग़वी मानी है ज़िम्न में लिया हुआ। अदबी इस्तिलाह में मजमून से मुराद ऐसी तहरीर जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई हो। मजमून में संजीदा और मारूज़ी बहस के ज़रिए कोई हकीकत, ख़याल या नुक्ता नज़र कारी को समझाया जाता है या पहुँचाया जाता है। मजमून हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ात्मा। MCQs में अक्सर आता है कि मजमून के लुग़वी मानी क्या हैं और इसके कितने हिस्से हैं। मजमून के लुग़वी मानी क्या है? ज़िम्न में लिया हुआ। हिस्से इसके कितने हैं? 3, तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ात्मा। अब क्या है उसके बाद? मजमून के बाद मज़ा निगारी। मजमून के बाद है मज़ा निगारी, यानी मज़ा निगारी किसे कहते हैं ये भी आपको मैं बुक में ही बताऊंगी कि मज़ा निगारी किसको कहते हैं। सबक कौन सा है मज़ा निगारी का? सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि सबक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और पेज नंबर इसमें कौन सा है? पेज नंबर है 34, उसमें है मज़ा निगारी। मज़ा के लुग़वी मानी हंसी मजाक के हैं। अदबी इस्तिलाह में मज़ा निगारी से मुराद एक ऐसी तहरीर जो हकीकी मुस्कुराहट या हंसी पैदा करे। मज़ा को ज़राफ़त से भी ताबीर किया जाता है। ज़राफ़त और मज़ा में एक फ़र्क वाज़ह है, वो ये कि ज़राफ़त का मकसद महज हंसाना है और इस हंसी में अक्सर औक़ात आमियानापन भी पैदा हो जाता है, जबकि मज़ा निगार महज हंसी पैदा नहीं करता बल्कि गौर व फ़िक्र की दावत भी देता है। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मैं इस मज़ा को मज़ा तसव्वुर करता ही नहीं जो गौर व फ़िक्र की दावत ना दे। मज़ा वो है जो तफक्कुर पैदा करे। तो बच्चे आप देखें, ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जो जुमला है ये भी अक्सर पेपर में दे देते हैं और कहते हैं कि ये जुमला कहाँ से उठाया गया है, और या इसका नाम दे देते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का और कहते हैं कि इसने मज़ा निगारी में कौन सा जुमला लिखा था। तो इसलिए इसका आपने इसको सोचना, इसको समझना आपका काम है, आपने याद करना है। आगे क्या है? अफसाना। क्या है इसके बाद? मजमून के बाद क्या? मज़ा निगारी के बाद क्या है? अफसाना। ये भी बुक में ही है। बुक में आप देखें पेज नंबर 3 में, बुक में पेज नंबर 53 में, पेज नंबर 53 में। और सबक कौन सा है? ये
یہ ہے میرے خیال میں ایک کہانی بڑی پرانی سبق ہے. سبق کون سا ہے بچے؟ یہ ایک کہانی بڑی پرانی. اس کی ایکسرسائز میں ہے افسانہ. اس کی ایکسرسائز میں افسانہ ہے. افسانہ سے مراد وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد کے کردار خیالی ہوتے ہیں. جس کے تمام کردار خیالی ہوتے ہیں. افسانے کے تمام کردار کیا ہوتے ہیں؟ خیالی ہوتے ہیں. اور افسانہ مختصر ہوتا ہے. اور افسانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں. اس میں ادیب زندگی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کو مختصر طور پہ لکھتا ہے. افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جاتا ہے. یعنی کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ اس کو بندہ پڑھ لیتا ہے. اچھا، اردو میں مغربی ادب میں اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز کہاں پر ہوا، کب ہوا تھا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں. یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ افسانہ نگاری کا آغاز کب ہوا تھا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں. اور سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار تھے. کون تھے اردو کے پہلے افسانہ نگار؟ سجاد حیدر یلدرم. ہمارا ہو گیا ہے مضمون بھی، مزہ نگاری بھی، افسانہ بھی. اب کیا ہے؟ لوک کہانی. کیا ہے؟ لوک کہانی. یہ بھی اسی میں ہے، پیج نمبر 60 میں دیکھیں آپ، پیج نمبر 60. اور سبق کون سا ہے؟ ماں کی نصیحت. سبق کون سا ہے یہ؟ ماں کی نصیحت. لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ آئیں اس طرف. اب لوک کہانی سے مراد عوام کی کہانی ہوتی ہے، یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں. لوک کہانیاں اپنے اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلی آنے والی داستانیں ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر تحریری صورت میں نہیں ہوتی. لوک کہانی تحریری صورت میں پہلے نہیں ہوتی تھی. اب دیکھتے ہیں ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا، مگر آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے، وہیں لوک کہانیاں بھی تحریری صورت میں جمع کی جانے لگی ہیں. اور یہ کہانیاں ہمارے لوک ادب کا بنیادی حصہ ہیں. لوک کہانیاں ہر خطے اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں اور یہ عوام کے اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں. یہ تھا آج آپ کا لاسٹ کویسچن لیکچر نمبر 3 میں. جون کا لاسٹ کویسچن تھا، کویسچن نمبر 3 اور لیکچر نمبر 3. تو آپ کا بچے جون کا SVT ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس کو آپ مکمل کر کے پھر ایک فائل میں رکھ کر اسکول بھجوا دیں. تمام سبجیکٹ کے ایک فائل میں رکھ کے پھر اسکول بھجوا دیں تاکہ آپ کو اس میں نمبر مل سکیں. جاتے جاتے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیں. تھینک یو بچے.